नमस्कार। आज हम एक बेहद जरूरी सवाल उठा रहे हैं। क्या इज्म यानी सख्त विचारधाराएं जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कीसियनिज्म, कम्युनिज्म आदि ने अर्थशास्त्र को बंधक बना लिया है। बीते दशकों में अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों में उलझ के रह गया है जो न तो हमारी सामाजिक जरूरतों का हल देते हैं और न ही भविष्य की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। आखिर क्यों दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, चाहे अमेरिका, यूरोप, चीन, आज गहराते आर्थिक संकट, बढ़ती असमानता और पर्यावरणीय विनाश से जूझ रही है? इस वीडियो में आज हम इन सवालों की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि अब समय आ गया है कि हम एक नई रचनात्मक और मानवीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े जो विकास को सिर्फ जीडीपी से नहीं बल्कि समाज की खुशहाली और टिकाऊपन से नापे। आज का ये वीडियो आधारित है फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह के एक लेख पर। इस लेख का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अतुल सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो अतुल सिंह लिखते हैं कि इज्म ने अर्थशास्त्र को बंधक बना लिया है। अब जरूरत है नई और रचनात्मक सोच की। आज के दौर में अर्थशास्त्र सख्त विचारधाराओं में फंसा हुआ है। विश्वविद्यालयों में हावी पूंजीवाद, समाजवाद, किनेशियनवाद और मौद्रिकवाद जैसे इज्म विचारों के आधार पर नीतियां बन रही हैं। इन पुराने विचारों के चलते नई और रचनात्मक सोच की गुंजाइश नहीं बचती जो समाज की असली जरूरतों का समाधान कर सके। आज की सबसे बड़ी जरूरत है साहसिक और नई सोच। तो अतुल सिंह लिखते हैं कि हाल के वर्षों में अर्थशास्त्र ने अपनी साख खो दी है। इसका प्रमाण देते हैं और यह कहते हैं कि येल यूनिवर्सिटी प्रेस ने व्हाट्स रॉन्ग विद इकोनॉमिक्स नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसे ब्रिटिश आर्थिक इतिहासकार लॉर्ड रॉबर्ट रिक डेलस्की ने लिखा है। रिक डेलस्की पाते हैं कि अर्थ दृष्टिकोण का संकुचन और एक ही प्रकार की सोच की ओर झुकाव समाजों के लिए विनाशकारी साबित हुई है और उन समाजों के लिए विनाशकारी साबित हुई है जिन्होंने इन त्रुटिपूर्ण आर्थिक मॉडल्स को अपनाया है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कम्युनिज्म काम नहीं करता। 1917 की रूसी क्रांति ने एक समान समाज और निजी संपत्ति के उन्मूलन का वादा किया था, लेकिन परिणाम स्वरूप वहां एक ऐसा ढांचा बना जहां लोगों को रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ता था। स्टालिन की जबरदस्ती सामूहिकीकरण की नीति ने लाखों लोगों की जान ले ली। माओ से तंग की तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है उससे भी बड़ी त्रासदी साबित हुई। और अगर कम्युनिज्म अक्षम, तानाशाही और रक्त रंजित साबित हुआ है तो पूंजीवाद भी दोष मुक्त नहीं है। 1602 में दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अब तक की सबसे सफल कंपनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही है जिसने भारत के बड़े हिस्से पर अधिकार किया, दक्षिण एशिया को उपनिवेश बनाया और हांगकांग पर कब्जा किया। अपने चरम पर इस कंपनी के पास 2,60,000 सैनिक थे जो ब्रिटिश सेना से भी दोगुने थे। आज कोई भी देश शुद्ध रूप से पूंजीवादी या साम्यवादी नहीं है। अमेरिका जो पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है वहां भी सोशल सिक्योरिटी है और चीन जो कम्युनिस्ट कहलाता है वहां अरबों डॉलर के स्टार्टअप चलाने वाले अरबपति मौजूद हैं। तो सवाल उठता है कि सरकार की बाजार में क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या व्यवसाय का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है जैसा कि मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था, कि या फिर कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है? विकास का मतलब क्या है? किन नीतियों और संस्थाओं से संभव होता है? यह एक देश से दूसरे देश में कैसे अलग हो सकता है? विदेशी व्यापार और निवेश का क्या योगदान है? कब यह शोषण और निर्भरता को जन्म देता है और कब यह रोजगार और विकास को बढ़ावा देता है? हम निजी क्षेत्र, राष्ट्र, राज्य और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच शक्ति का संतुलन कैसे बनाएं? कुशलता और समानता के बीच कैसे संतुलन हो? क्या पर्यावरण मायने रखता है? क्या श्रमिकों के अधिकार मायने रखते हैं? और अगर हां तो उन्हें आर्थिक विकास से कैसे संतुलित करें? तो क्या अब वक्त आ गया है कि हम विकास की विचारधारा पर ही सवाल उठाएं? 2007-8 की वैश्विक मंदी और कोविड-19 के बाद की परिस्थितियों ने अमेरिकी मॉडल की सीमाओं को उजागर कर दिया। सैन फ्रांसिस्को, जहां ट्विटर और उबर जैसी कंपनियां हैं,
वहीं यह एक गौथम सिटी जैसा बन गया है, जहां बेघर लोग तंबुओं में रहते हैं और सड़कों पर इंजेक्शन की सुइयां बिखरी रहती हैं। रोनाल्ड रीगन की आर्थिक नीतियों ने 1980 का दशक जरूर चमकाया, लेकिन तभी से दुनिया के अधिकतर देशों में असमानता का स्तर लगातार बढ़ता गया, यहां तक कि स्वीडन जैसे देशों में भी। तो अगर अमेरिका असंपूर्ण है तो यूरोप भी परिपूर्ण नहीं है। दक्षिणी यूरोप का सॉवरेन ऋण संकट जो है वो टाइम बॉम्ब की तरह है। वर्षों से सरकारी खर्च राजस्व से ज्यादा रहा है, जिससे भारी कर्ज हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद आई महंगाई और ब्याज दरों में वृद्धि ने दक्षिणी यूरोप की बूढ़ी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव और बढ़ाया है। और यूरो जो मुद्रा प्रणाली है वो अब अपने सबसे कठिन परीक्षण में है, और जर्मनी और फ्रांस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तो तनाव में हैं। फ्रांस किसी मायने में यूरोप की सबसे उपयुक्त मिसाल है। वह जर्मनी, नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड जैसी अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी, विमानन और लग्जरी वस्तुओं में अग्रणी है। फ्रांस ने अब तक जॉन मेनार्ड कीन्स की नीतियों को अपनाए रखा है, जबकि ब्रिटेन ने हायेक की विचारधारा अपना ली। 2019 में फ्रांस का सार्वजनिक व्यय उसके जीडीपी का 55.6% था। फिर भी बेरोजगारी 1980 से लगातार 10% से ऊपर बनी हुई है। तो अब वह समय आ गया है कि अर्थशास्त्र को एक नई दृष्टि से देखा जाए। सदियों तक पूर्वी विश्व पश्चिम से ज्यादा समृद्ध रहा है। भारत में स्थायित्व को जीवन और दर्शन का हिस्सा माना गया। उपनिषदों की परंपरा से निकले बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की, जो आज फिर से प्रासंगिक है। हमें समझना होगा कि निजी क्षेत्र द्वारा संचालित कॉफी शॉप्स सरकारी दुकानों से बेहतर चलते हैं, लेकिन हर दुकान स्टारबक्स जैसी हो यह भी आदर्श नहीं है। उद्यमिता एक जीवंत समाज की नींव है। छोटे व्यवसाय एक मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, जैसा कि जर्मनी के मिडलस्टेड ने बार बार सिद्ध किया है। 1973 में अर्नेस्ट फ्रेडरिक शुमाकर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मानव केंद्रित, विकेंद्रीकृत और उपयुक्त तकनीकें जो शुमाकर ने सुझाई, आज के जलवायु संकट के दौर में अत्यंत उपयोगी हैं। उनकी बौद्धिक सोच और गांधीवादी दृष्टिकोण, जैसे कि जेसी कुमारप्पा से प्रभावित हैं, हमें यह सिखाते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन भविष्य की पीढ़ियों के साथ अन्याय है। आने वाली पीढ़ियों का भी अमेजन वर्षावनों, ध्रुवीय बर्फ और हिमालयी ग्लेशियरों पर अधिकार है। शायद भविष्य की दिशा एक नए मध्यम मार्ग में है, जहां एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता तो हो, साथ साथ समुदाय की चेतना भी हो। तो यह लेख हमारे लिए फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह ने लिखा है। लेख का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कैसी लगी आपको जानकारी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही खास जानकारियों से लगातार रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को। वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। धन्यवाद।